नमस्कार बच्चों। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे प्राइमरी यूपी टेट 2013 में ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का पेपर कैसा आया था। पूरी सीरीज लेकर के चल रहे हैं हम लोग। आज 2013 का पेपर देखते हैं। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, यानी कौन सा राज्य है जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से टच नहीं होती। तो चलिए मैप में देख लेते हैं एक बार। तो जो ऑप्शन दिए हैं गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र, इसमें अगर आप ये देखिए तो गुजरात की भी कोस्टल सीमा है, महाराष्ट्र की भी सीमा है, देखिए तटीय, गोवा की भी है, लेकिन जो राजस्थान है इसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राजस्थान। बच्चों इसके साथ साथ आप ये भी जानते रहिए, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि वह कौन सा भारत का राज्य है जिसकी समुद्री सीमा या जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी सीमा हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा गुजरात की है। ठीक है, गुजरात कौन से तट पे है, पश्चिमी तट पे है। इसी के साथ साथ आपसे पूछे कि पूर्वी तट पर कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे लंबी है, तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अच्छा, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए पूर्वी तट अगर आपसे पूछता है तो वो क्या हो जाएगा, उसकी आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी बोट, BOAT बोट। बी से बंगाल, ओ से देखिए उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश और टी से हो जाएगा तमिलनाडु। वहीं अगर आपको देखना हो वेस्टर्न कोस्ट पे यानी कि पश्चिमी तट पर, तो पश्चिमी तट पर आपका हो जाएगा GMGKK। क्या हो जाएगा बच्चों, GMGKK। तो GMGKK का मतलब क्या है, जी से गुजरात, M से महाराष्ट्र, G से गोवा, K से कर्नाटक और K से केरला। अगर आपसे पूछता है कि कौन सा राज्य है जिसकी सबसे छोटी सीमा है, तो सबसे छोटी सीमा का राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें हम लोगों ने क्लियर की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तो नदी का प्रदूषण स्तर जो होता है उसकी माप की जाती है जल में जो जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसका लेवल कितना है उससे उसका मापन किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा BOD। अब BOD का फुल फॉर्म क्या होता है, BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। लिख भी देता हूं मैं यहाँ पर आपके लिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जिस पानी में घुलनशील ऑक्सीजन जितनी ज्यादा होगी, वहां के जो जलीय प्राणी होंगे, पौधे होंगे, वो ज्यादा अच्छे से ग्रो हो पाएंगे, ज्यादा अच्छे से वृद्धि कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से उनका विकास हो पाएगा। इसी के साथ साथ में जब हम नदियों के जल को ज्यादा प्रदूषित करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर जो उस नदी में जाता है, तो वो क्या करता है, वो ज्यादातर ऑक्सीजन अपने डिकम्पोज होने में ले लेता है और उससे क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में ऐसी चीजों पर यूज होती है जहां नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब उनका डिकम्पोज होते हैं, जब वो टूटते हैं छोटे छोटे घटकों में, तो इसीलिए जिन नदियों में ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ वगैरह जाते हैं उनका पानी कैसा हो जाता है, काला सा हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है, क्योंकि जो मैटर गया है वो डिकम्पोज हो रहा होता है पानी में। और इसी के साथ साथ क्या होता है, जो जैव विविधता होती है उस जलीय परितंत्र में, वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए एटीपी की, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी कोशिकीय ऊर्जा का मात्रक है। एसटीपी ये सीवेज वाटर प्लांट के लिए आता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आता है। WPL आता है वाटर प्लांट के लिए। आगे देखते हैं, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। तो वायरस संक्रमण से कौन सा होता है, जुकाम। जैसे कि आप इस समय देख रहे हैं कोविड-19 है, कोविड-19 भी क्या है, कोरोना वायरस से होता है। तो कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चों, जुकाम होता है, फीवर होता है, यही होता है। तो वायरस के संक्रमण से होने वाले कौन से रोग हो गए, ये हो गया आपका जुकाम। वहीं अगर बात की जाए टाइफाइड और कॉलरा की, तो टाइफाइड और कॉलरा दो ऐसे रोग हैं जो जीवाणु जनित है। क्या है बच्चों, जीवाणुओं से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। वहीं अगर मलेरिया की बात की जाए तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, प्रोटोजोआ से। आगे देखते हैं, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो देखिए भारत में कृषि बहुत सारी चीजों से होती है प्रभावित, तापमान से भी होती है, आर्द्रता से भी, पवन से भी, वृष्टि से भी। लेकिन अगर सबसे महत्वपूर्ण तत्व की बात की जाए तो वो हो जाएगा वृष्टि। बारिश के आधार पर ही फसलों का वितरण भी होता है। भारत क्या है, भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, भारतीय कृषि पर मौसम संबंधी कारकों का बहुत असर पड़ता है, और जिसमें से सबसे अधिक असर किसका पड़ता है, वृष्टि यानी बारिश का। अगला देखते हैं, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत हो जाएगी बच्चों मध्यमंडल, सबसे निचली हो जाएगी क्षोभमंडल और सबसे गर्म हो जाएगी तापमंडल। तापमंडल में ही आयन मंडल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए होती है,
उत्तरदायी होती है। ऑक्सीजन आपको मालूम ही है जीवनदायी है, प्राणदायक वायु है। लेकिन जो मीथेन गैस होती है, ये क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस है। आगे देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आप रख सकते हो याद, 1973 में आप चिपको मूवमेंट रख सकते हो याद। 1972 यानी 1972 में जो है वो आपका हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हुआ था पारित भारत में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और वहीं अगर आप की बात की जाए 1986 की, तो 1986 में पारित किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसी के साथ साथ देखते हैं पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन पर खिंची है? तो 180 मेरिडियन का मतलब होता है जैसे ग्लोब पर जो ये सीधी होती है रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर जो खींचते हैं उनको हम बोलते हैं मेरिडियन लाइंस। इसमें जो 0 डिग्री पे होती है उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन या प्रधान याम्योत्तर रेखा। जो 180 मेरिडियन पे होती है उसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। इसी के साथ अगर कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की जाए तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर में होता है, जबकि विषुवत रेखा को ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये ग्लोब के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। ये देखिए इसमें आप देख भी सकते हैं ये 180 डिग्री से जो रेखा है ये क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है या इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है बच्चों, ठीक है। ये और ये देखिए 0 डिग्री पर क्या है? प्राइम मेरिडियन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, तो भारत में लिंगानुपात 940:1000 है, मतलब हर 1000 पुरुष पे 940 औरतें हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है केचुआ को। क्यों? क्योंकि केचुआ सड़ी गली चीजों को खाता है और उसको जो है मिट्टी की उर्वरकता जो है ये बढ़ाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली गांव से स्टार्ट हुआ था, 1973 में स्टार्ट हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा इसके जनक थे। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी से। इथोलॉजी क्या है? एनिमल बिहेवियर का अध्ययन होता है। इटियोलॉजी जो होता है ये क्या होता है बच्चों? ये रोगों का कारण जानने का जो अध्ययन होता है उसको इटियोलॉजी कहते हैं। नियोलॉजी किसी भी नई चीज का अध्ययन होता है और डेमोलॉजी जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन का अध्ययन होता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो जो सी एल्गी होता है जिसको हिंदी में समुद्री शैवाल कहते हैं, ये मुख्यतः आयोडीन का स्रोत होता है बच्चों। शैक लाइकेन है, तो शैक लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल को मिलकर के बनता है। आप जानते हो शैवाल के अंदर फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। तो बच्चों इनको सहजीवी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक दूसरे की सहायता करते हैं। शैवाल जो है वो फोटोसिंथेसिस के मदद से खाना बनाता है, भोजन बनाता है, जबकि जो कवक है वो क्या है? वो जल और खनिज इन तक पहुंचाता है। तो इसको फूड मिलता है और इसको क्या मिलता है? जल और खनिज इसकी सहायता से। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को हम सिम्बायोटिक या सहजीवी कहते हैं। आगे देखते हैं सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? तो सीएनजी का सबसे अधिक इस्तेमाल तो वाहनों में भी होता है और उद्योगों में भी होता है, इसीलिए इसमें सही ऑप्शन या बेहतर ऑप्शन मैं कहूँ कि होगा तो क्या होगा बच्चों? डी होगा, वाहनों एवं उद्योगों में। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो पर्यावरण जागरूकता का सृजन अगर आपको बच्चे में करना है तो आप उसको क्षेत्रीय भ्रमण पे ले जाइए। एज अ टीचर आपको क्या करना है? आप उसको पर्यावरण से जोड़िए, आसपास की चीजों को दिखाइए। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? एलपीजी संक्षिप्त रूप है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। एलपीजी किसका है बच्चों? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके बाद देखते हैं पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन पर किन किरणों को अवशोषित करती है? तो ओजोन परत जो होती है वो किन किरणों को करती है? पराबैंगनी किरणें, या इन्हीं को इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है बच्चों। चमगादड़ स्तनधारी मतलब वो मैमल्स में, क्योंकि वो क्या होता है? बच्चों का को जन्म देता है, ना कि अंडों को। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण में एबायोटिक और बायोटिक दोनों चीजें होनी चाहिए, यानी जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं, इसीलिए यही सबसे सटीक परिभाषा है। इसमें लिखा हुआ चीजें जो हमको घेरती हैं तो सिर्फ सिर्फ चीजें ही तो होती है नहीं ना, पर्यावरण में तो बहुत सारा मतलब एनिमल भी होता है ना। तो एबायोटिक और बायोटिक ये सबसे सटीक परिभाषा है। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित इसमें से हो जाएगा यूएनईपी या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम जो होता है, यूनाइटेड नेशंस इन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है बच्चों? नैरोबी में है। कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में।
नैरोबी केन्या, ये भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है कि कौन सा रसायन है जो उसको मेघ बीजन के काम आता है। मेघ बीजन का मतलब होता है बादलों के निर्माण में। तो कृत्रिम वर्षा में जो काम आता है वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? सिल्वर आयोडाइड, जिसका फॉर्मूला है AgI। आगे देखते हैं, बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा के प्लांट से। ये भी 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बच्चों। जेट्रोफा को ही हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं रतन जोत कहते हैं। क्या बोलते हैं? रतन जोत कहते हैं। अलग लिख देता हूँ मैं, रतन जोत कहते हैं। आगे देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च को हो जाएगा आपका वन दिवस। और अगर 25 अप्रैल की बात करें तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। और अगर बात करें 5 जून की तो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। तो सारे ही लगभग आप ये कह सकते हो कि पर्यावरण से ही संबंधित है, एक्सेप्ट ये वाला 25 अप्रैल में भी, वो भी रोगों का है। तो रोगों का भी आपका पर्यावरण अध्ययन में ही आता है। सिल्वी कल्चर संबंधित है। सिल्वी कल्चर वन एवं वन्य उत्पादों से संबंधित है। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है सिल्क में, क्योंकि जो सिल्क का होता है उसको बोलते हैं सेरी कल्चर। तो बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। सेरी कल्चर सिल्वी कल्चर सुनने में एक जैसा लगता है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें सिल्क लगा सकते हैं। आपको नहीं कंफ्यूज होना है। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है। निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? देखिए, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता सांप हो जाएगा। शेर भी मांसाहारी होता है, लेकिन शेर क्या है वो उच्च मांसाहारी में आएगा। आगे देखिएगा, झूम खेती होती है। झूम खेती क्या है? एरिया टू एरिया होती है। और ये अधिकतर ऑप्शन में जब भी कोई उत्तर पूर्व का राज्य दिया जाए, यानी नॉर्थ ईस्ट का दिया जाए, जैसे सेवन सिस्टर्स है ये, या ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह, ये सब दिया जाए, तब आप इसी में लगाइए। तो इसका क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। बाकी ये सब तो इधर गया ना, ये देखिए केरल और तमिलनाडु साउथ का हो जाएगा, बिहार इधर है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ जो ठोस रूप होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो बच्चों ये था 2013 का ईवीएस का पेपर का सेक्शन। अब अगले में देखेंगे हम लोग 2011 का सेक्शन। धन्यवाद।